वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में कि प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसा है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मतलब जो प्राइस है हमारे कंटिन्यूस बढ़ने लग जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। आरबीआई ने क्या क्या मतलब अनुमान लगाया है, इसका क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, तो उसने देखो 2022-23 के लिए मतलब जो आने वाला साल है उसके लिए तो 7.2% बोला है, और जो हमारा करंट ईयर है मतलब अब का प्रेजेंट में उसके लिए इसने 6.7% बोला है। तो देखो ये हमारा इस साल का 2022 का जनवरी से जुलाई तक का दिया हुआ है कि सीपीआई कितना रहा है, डब्ल्यूपीआई कितना परसेंट रहा है, अगस्त का अभी आना बाकी है। अब बात आती है कि भाई इन्फ्लेशन है क्या। तो जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी जो कीमतें होती हैं जो वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो, कैसे कंटिन्यूस, जब प्राइस में कंटिन्यूस इंक्रीज आता है और जो लोगों की परचेजिंग पावर होती है ना वो घट जाती है, ये तो हो गया कंटिन्यूस इंक्रीज। और दूसरा होता है कि जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, परचेजिंग पावर डिक्रीज क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अब पहले जो चीज़ आपकी 5 रुपये की आती थी अब वो 10 की आ रही है, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। आप पहले 10 रुपये में 2 प्रोडक्ट खरीद लेते थे, अब आपको 1 मिल रहा है, तो मतलब आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। जो जर्नल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो प्राइसेस है कमोडिटी के जो जर्नली थे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल जो जर्नल सामान्य जो प्राइस लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज। आप जर्नल को सामान्य बोल सकते हो, परचेसिंग मतलब खरीदारी वो, और कंटिन्यूस होता है लगातार। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी घटेगी। वैल्यू ऑफ मनी मतलब जो एक पैसे की कीमत वगैरह होती है उसमें भी डिक्रीज आएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इससे क्या क्या अफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन से हमारी इकोनॉमी पर। एक टाइप से कहें तो जो सेविंग वगैरह है वो डिक्रीज होंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा जितना हम पहले बचा पाते थे, जो भी बचतें वगैरह हैं और जो भी एक्सपेंसेस है ना वो हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे इन्फ्लेशन का कारण हो जाता है। बात आती है 2 प्रकार का होता है, एक तो कोजेज के बेस पे बांट रखा है, मतलब कारणों के बेस पे, गति के बेस पे। तो गति के बेस पे तो क्रिपिंग मतलब बोलते हैं रेंगती हुई, धीरे 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 जो चल रही है, रेट वगैरह अलग अलग अकॉर्डिंग बांटी जाती है, जैसे 0 से 3%। ट्रोटिंग होता है कि मतलब भाई वो थोड़ा और स्पीड में आ गई है। ठीक है, और ग्लोपिंग होता है कि उछलती हुई, क्या उछलती हुई। ठीक है, मतलब वो एकदम से उछलना स्टार्ट कर दे। और हाइपर होता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, उसने गति पकड़ ली है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अति, हाइपर का मतलब होता है अति, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अधिकता। ठीक है, तो ये हमारी बेस के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कोजेस के अकॉर्डिंग। बट डिमांड पुल होता है कि जहाँ पे है ना आपकी डिमांड ज़्यादा हो, किससे, सप्लाई से। तो जो इन्फ्लेशन आता है वो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है भाई डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी तो प्राइसेस एकदम से कंटिन्यू जाएंगे। आप कोई सामान आप कहोगे ये इसके 100 रुपये दे रहा है, मेरे को ये सामान चाहिए, मैं इसके 150 दूंगा, कोई कहेगा मैं 200 दूंगा, तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड मतलब सप्लाई कम है, लेकिन मनी की कमी नहीं है, लेकिन इसी के कारण क्या हो जाता है कि वो बढ़ जाते हैं। लोग अपने प्रेफरेंसेस वगैरह को इंपॉर्टेंस देके चलते। कॉस्ट क्या होता है कि जिसमें ना कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। कॉस्ट मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो जो इनपुट्स वगैरह लगाते हो उनकी जब कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि मतलब जो हमारी इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ेगा, इनपुट वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह। ठीक है, तो इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो भी बढ़ते हैं। सेक्टोरल मतलब सेक्टर भी बोल रही है, सेक्टोरल भी बोल सकते हो। ये क्या होता है कि जो सेक्टर वाइज आता है, जैसे किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इंक्रीज, जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे अभी, ठीक है, तो वो हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन होता है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है कि कुछ ही कमोडिटीज़ में मतलब जब इंक्रीज आता है और जो अदर कमोडिटीज़ होते हैं उनमें डिक्रीज होता है, डिफ्लेशन होता है, वो स्क्यूफ्लेशन होता है। बोटल नेक को आप क्या बोलोगे, इसको आप स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो कि मतलब जब आपकी जो डिमांड है ना वो कॉन्स्टेंटली धीरे 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 बढ़ रही है लेकिन जो सप्लाई है वो गिर रही है। और स्टैगफ्लेशन को क्या बोलते हो, जब देश में है ना मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन दोनों चीज़ें आ जाए, मतलब एक साथ हो जाएंगे ये दोनों। इससे क्या होगा भाई, ग्रोथ रेट जो हमारी घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक टाइप से कहे तो जो महंगाई वगैरह वो बढ़ेगा। बात आती है इसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एक WPI मेथड होता है, एक CPI मतलब एक होलसेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI होता है जिनके हमने रेट लिखी हैं। इसका बेस ईयर 2011-12 होता है, मतलब जिसको ये आधार मान के चलता है इसका 2012 होता है। इसके अंतर्गत ये 697 आर्टिकल्स को लेकर चलता है। मतलब ये जो WPI है ना
ये सिर्फ गुड्स को मान करके महंगाई बताता है, जबकि जो CPI है वो हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों लेके चलता है, सामान भी और सेवाएं भी। तभी तो इसको हम कम इम्पोर्ट देते, ये ज़्यादा पहले हम इसी का यूज करके महंगाई मापते थे। इसमें प्राइमरी 117 आर्टिकल है, फ्यूल एंड पावर 16, मैन्युफैक्चर्ड 564 है, जबकि इसमें रूरल के तो 448 हैं, अर्बन के 460 हैं। जो ये है हमारा, ये NSO पब्लिश करके चलता है मोस्ट मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और NSO की फुल फॉर्म होते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और जो हमारा ये होता है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मतलब डिपार्टमेंट जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल का होता है उसके अंतर्गत। अब बात आती है इसका कैलकुलेशन। तो देखो, इसको निकालने के लिए जो करंट ईयर का प्राइस है उसमें से जो बेस ईयर का प्राइस है वो घटा देते हैं और उसको बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। फिर आ जाती है कुछ और भी टर्म्स होती हैं इसकी। डिफ्लेशन क्या होता है कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो लेकिन डिमांड कम हो, मतलब जब जो प्राइसेस है ना, मतलब जो आपका प्रोडक्शन वगैरह है उसके प्राइसेस बढ़ने लग जाए, ठीक है, मतलब जो आपका आउटपुट वगैरह वो बढ़ने लग जाएगा। देखो, सप्लाई जब ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उनकी प्राइसेस अपने आप गिरने लग जाते हैं। तो लेकिन है ना, क्या होता है कि जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वेस्टेज भी तो होती है। तो यही होता है जो सरप्लस होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में, उसके कारण जो होता है, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब जो महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन जो उसकी रेट है उसमें कमी आ रही हो, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही है, एक टाइप से, तो ये कंट्रोल होता है क्योंकि हमने उस पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस घटेंगे, बढ़ रहे हैं प्राइस, जैसे भाई पहले 10 थे 15 हो गए तो आपका 50% इंक्रीज हो, फिर 17 हो गया, मतलब फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम रेट से, ठीक है। फिर बात आती है कि डिसइन्फ्लेशन, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा कंट्रोल होता है। बात आती है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है कि जब जो हमारी इकोनॉमी है ना, मतलब वो क्या करे भाई, ऐसी सिचुएशन में आ जाए जो हमारी GDP है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाए कंटिन्यूअस, मतलब लगातार 2-3 क्वार्टर के लिए। रिफ्लेशन होता है जब डिफ्लेशन से आप इन्फ्लेशन की तरफ जाते हो। और हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, मतलब जिसको हम टोटल इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स वगैरह को कंसीडर करके चलता है, उनके बेस में महंगाई मापता है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑयल एंड गैसेज। जबकि कोर इन्फ्लेशन इससे थोड़ा अलग होता है, ये भी प्राइसेस होते हैं ना जो गुड्स एंड सर्विस उनको मापता है, लेकिन जो एनर्जी और फूड वगैरह उनको इग्नोर करता है, ठीक है। जो हमारा इन्फ्लेशन है उसमें जो सरकार है रेट वगैरह उसको 5 साल में एक बार डिसाइड वगैरह करके चलती है। तो ये हमारा इन्फ्लेशन था जिसके हमने इफेक्ट वगैरह पढ़े, ठीक है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।